हेलो हेलो ओके हेलो हेलो ओके हेलो ओके 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 चलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कॉन्सेप्टो आर्मी, कैसा चल रहा है सब लोग? कैसे चल रहे हो आप लोग? गुड इवनिंग कॉन्सेप्टो फार्मा आर्मी, कैसे चल रहा है सब लोग? ओके सबसे पहले हम थैंक्स बोलना चाहते हैं कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑप्टिमिस्टिकली, और हम हेडिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू आप सबका कॉन्सेप्टो फार्मा पे बिलीव करने का। 500 सब्सक्राइबर्स की तरह ही जल्दी से इसको 1000 सब्सक्राइबर्स भी करवाइए। और आज जो है शाम को 7 बजे मैं लेकर के आ गया हूँ अपने लाइव प्रीमियर का एक और सीरीज, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और अब इस पार्ट 2 के साथ साथ ही जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे को 7 बजे जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। और फिर उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे, किस पे स्विच करेंगे बच्चों हम लोग? उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे अपने फार्माकोलॉजी पे। समझ में आ गया? अपार्ट फ्रॉम दैट गुड इवनिंग। अच्छा, क्लासेस खत्म करने के बाद हम आज कुछ इंटरेस्टिंग बात भी करेंगे, बट उससे पहले कि चलो आओ आज हम लोग पढ़ लेते हैं। सो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों के कितने टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने ऑर्गन्स बेसिकली एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि हाउ या कितने टाइप की एनाटॉमी होती है और एनाटॉमी को स्टडी कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हमने फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग बच्चा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो बेसिकली मैं बता देना चाहता हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बेसिकली 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आ जाता है आपकी बेसिकली मेटाबॉलिज्म आ जाता है, आपका ग्रोथ आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है, लोकोमोशन आ जाती है, ये सारी चीजें हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग अपने पेन पेपर स्टिकी नोट्स, ठीक है, सिलेबस निकाल लो और आ जाओ मेरे साथ। अब जो है इंट्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी का टफ नहीं लगेगा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इन टीचिंग इन अ फार्मास्यूटिकल कॉलेज इन एज अ पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ठीक है। ओके उसके बाद फिर आप सब कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के बारे में नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी फार्मा प्रॉब्लम या एवरी फार्मा टॉपिक, ठीक है। मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप जो है जाकर के जो है हमारे लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, मेरे को मेंशन करेंगे, एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल गिव यू द मेंशन बैक। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ओके सो आज हम पहले अपनी हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हेडिंग डालो सब लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि बेसिकली हम लोग देख लेंगे मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, क्या हो गया बच्चा? जैसे कि हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के बाद फिर हम लोग आते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ हम लोग मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। बॉस ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ के साथ साथ ही हम लोग डिफरेंशिएशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हाउ डू सेल डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम लोग जो है रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं बच्चा? हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया बच्चा? ओके तो हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा कि ये सारी चीजें होती हैं आपकी, क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब हम लोग जो है एक एक टॉपिक को उठाते चलेंगे और हम लोग इसके बारे में समझते चलेंगे। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, एक बेसिकली क्या कर रहा है, एक जो है फूड बना रहा है और एक फूड से एनर्जी बना रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, एक जो है क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बना रहा है। ठीक है, एक जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बना रहा है और दूसरा क्या है, उसको उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके उससे एनर्जी बना रहा है। ठीक है, तो फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई होप सो आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और इसको एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है, चलो ये इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर लिखो, इट इज सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबका सम टोटल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। बॉस कहीं पर जो है एनर्जी बन रही होगी, कहीं पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे होंगे, कहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा होगा, तो वो सारी चीजें जब हम लोग ऐड कर देते हैं वो बेसिकली इकट्ठा एक मेटाबॉलिज्म, हम उसका डेफिनेशन तैयार होता है। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जब आगे चलते हैं, उस आगे चलने से पहले हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कि बॉस एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेरी बात समझना बच्चा कि एनाबॉलिज्म होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। समझ गए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने के बाद फिर क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ये यहां पर लिख लेंगे कि एनाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि बॉस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। अब ब्रेक डाउन कर रहा है तो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अच्छा, और एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा, बट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ भी रहा है तो पहले सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा, उसके बाद फिर उससे ही एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस में। रिस्पॉन्सिवनेस आता है बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स। ठीक है, बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडी में कोई भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, हर्ष लोधी करके मान लो एक स्टूडेंट है। ठीक है, या हम लोग किसी नए स्टूडेंट को लेते हैं, चलो अशोक को ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है अशोक, अब वो जो है चाय पीने गया, चाय इतनी गर्म थी कि चाय उसने पिया तो उसकी जबान जल गई। ठीक है, उसकी जबान जल गई, तो फिर क्या है, जबान जलना इज अ रिस्पॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन ने सेंस करके हमारे इफेक्टर ऑर्गन जो कि टंग है उसको जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, जिससे कि ये वहां पर सेंसेशन हुई। ठीक है, वहां पर जलने का एक सेंसेशन हुआ। सो बेसिकली वो एक बॉडी की एबिलिटी है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट response। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट response। ठीक है, एंड respond to its changes and respond to its changes। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोई एक एक्शन किया, अब उस एक्शन का रिस्पॉन्ड बॉडी भी तो करेगी। जैसे कि मान लो अशोक ने चाय पिया, अब चाय से जबान जल गई, अब उसका रिस्पॉन्ड भी तो आएगा। रिस्पॉन्स क्या आएगा कि अब ब्रेन समझेगा कि बॉस यहां पर कोई गर्म चीज है, तो यहां पर हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी तो वर्क करेगा। तो वो बॉडी का रिस्पॉन्स है बेसिकली उस
पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, वहां पर अल्सर पड़ आ जाएगा, ठीक है। तो छाले पड़ना इज जस्ट लाइक कि वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद फिर हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट एक ऐसा और कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का कि हम लोग बॉडी में सेवरल टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे कि सिलियरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग के सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। पहला होता है सिलियरी मूवमेंट, पहला होता है सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। दूसरा होता है अमीबॉइड मूवमेंट। क्या होता है बच्चा? दूसरा होता है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है अमीबॉइड मूवमेंट। और तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट, ओके। और भी कई तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, ये डब्ल्यू किसने मिटा दिया? सुमित सर की क्लास में ऐसा कुछ गलत ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अच्छा, ग्रोथ की बात कर लेते हैं बच्चा। अगर तो ग्रोथ में हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ जो है ना हमारी बॉडी की जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। क्या होती है बच्चों? हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब जो होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है, ओके। इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, वो उनका रिपेयरिंग चलता रहता है, उनकी फॉर्मेशन चलती रहती है, उनके साइजेस बढ़ने लगते हैं और उनकी न्यूमेरल वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ठीक है, ओके। यार तुम लोग के कमेंट भी देख रहा था मैं साथ ही साथ, ठीक है। अभी बात करते हैं कमेंट्स पे। यहां पर हम लोग पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ठीक है, उसके बाद कॉमा साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस। और उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है हमारा, वो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा, एक मिनट, ओके ओके। तो हाँ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, उसके बाद साइज इंक्रीजेस, उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे थे कि रिपेयरिंग भी स्टार्ट रहती है, ठीक है। बॉडी में देखो, बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि बॉडी अगर है और बॉडी अगर सेल से कंप्राइज होकर के, सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो फिर क्या होगा कि सेल का फॉर्मेशन भी होगा, सेल का ब्रेकडाउन भी होगा। सो वही चीज हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर शो करता है बॉडी, जिसमें नंबर ऑफ साइज बढ़ता रहता है सेल का, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं और उनका साइज भी बढ़ता रहता है। और अगर हम लोग इसी को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करने से हम लोग को एक और पॉइंट मिलता है कि रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूसली ऑन रहती है। रिपेयरिंग, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है, ठीक है। क्या क्या? रिपेयरिंग, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। बॉस, किसी सेल में कोई इंजरी हो गई, ठीक है, कहीं मसल पे चोट लग गया, तो फिर बॉडी उसको रिपेयर करता है ना। तो जब बॉडी उसको रिपेयर करे तो वहां पर रिपेयरिंग मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई आरबीसी डेड कर गया या स्प्लीन में जाके आरबीसी मर गए जाकर के, तो फिर आरबीसी मरे हैं, तो फिर उन जहां पर वहां पर एक जगह वेकेंट होगी ना आरबीसी की, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो है एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस के फॉर्म में वहां पर चलता रहता है। सो बेसिकली फॉर्मेशन भी चल रहा है, ब्रेकडाउन भी चल रहा है और रिपेयरिंग भी चल रही है, ओके। आई होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सो डिफरेंशिएशन की बात सीधी सी इतनी सी है बच्चा कि अच्छा, सेल जो होता है ना, सेल बेसिकली अगर हम लोग सेल की बात करें ना, तो सेल अगर इसको ऐसे समझो, सेल जो होता है डेवलप करता है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद मैच्योर होता है, मैच्योर करने के बाद फिर क्या करता है कि वो
सेल्फ कैपेबल हो जाता है किसी भी चीज को डिवाइड करने के, ठीक है। सो बेसिकली वैसे ही सेल का भी काम है कि सेल क्या करेगा, सेल पहले ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होने के बाद सेल का मैच्योरेशन होगा, और सेल का मैच्योरेशन होने के बाद फिर जो है सेल डिवाइड कर जाएगी या सेल का डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सीधे से लिख लो कि सेल विल मैच्योर एंड देन डिवाइड या डिफरेंशिएट। अब तुम पूछोगे सर किसमें डिफरेंशिएट होता है, बच्चा मैं बताता हूं किसमें डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। अब मेरी बात बताओ कि सीधी सी बात इतनी सी है कि अब से आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, तो बेसिकली क्या होगा ना, पहले आरबीसी के सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर मैच्योरेशन होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, है ना। तो पहले आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, फिर आरबीसी का मैच्योरेशन हुआ। जब आरबीसी का मैच्योरेशन हो गया, तब आरबीसी के मैच्योरेशन होने के बाद वो लाइफ स्पैन, वो बेसिकली उसका जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। वही चीज हमने लिखी है कि दैट सेल इनिशियली विल शो द ग्रोथ, इट विल गेट मैच्योरेशन या इट विल मैच्योर इट, और मैच्योर होने के बाद इट विल डिफरेंशिएटेड इनटू इट्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। पहले सेल क्या करता है, सेल ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद मैच्योर करता है, मैच्योर होने के बाद वो अपना डिफरेंट स्पेशलाइज डिफरेंशिएट करता है इनटू इट्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अच्छा, अगर हम लोग 6 कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, तो छठा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन। छठा कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा, छठा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब सीधा सीधा इतना सा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इतना समझो मेरी बात को, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाओ, तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, यहां पर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे ना, तो यहां पर सीधी सी बात नहीं सी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग, न्यू सेल ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। क्या लिख सकते हैं बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के, समझ में आ गया बच्चा। अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लो 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसको पूरा लिख लो, इसको देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, लिख लिया, चलो 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 अब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले हेडिंग डालो होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब इसकी हेडिंग डालो होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस क्या होता है, व्हाट इज होम्योस्टैसिस। तो बच्चा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस जो होती है ना, बॉडी की एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, बॉडी की एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है अडेप्ट करने के हमारे बाहर के इंटरनल इन्वायरमेंट से। मतलब मान लो जैसे कि बाहर ठंड बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेगी। समझ में आ रही है बात। तो वही सारी चीजें होती हैं, और इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है। क्योंकि वो एक बेसिकली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करती है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, होम्योस्टैसिस लिख लिया। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, होम्योस्टैसिस कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है बच्चा एक प्रॉपर बैलेंस, लिखो मैं सबसे पहले बता रहा हूं,
इट कैन बी डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके किसके रिस्पॉन्ड में, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इंटरनल environment of, it can be defined as the equilibrium condition of internal environment of body due to its constant interaction with constant interaction, इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट, constant interaction, ओके कौन सा था, ये वाला था ना, constant interaction with external environment, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बेसिकली मेरी बात समझो, क्या होता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेवलप कर लेता है बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करके, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, जैसे बॉडी से बाहर जो है ठंड पड़ रही थी, तो फिर क्या होगा, बॉडी को वार्म रखना है ना, तो क्या करेगा होम्योस्टैसिस, क्या करेगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेगा, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेगा। समझ में आ गई बात। तो ये एक तरीके से ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बात कर लेते हैं, किस चीज की बात करेंगे, कि होम्योस्टैसिस एंड बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब होम्योस्टैसिस कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, हेडिंग डालो एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। एक मिनट, क्या हो गया, सॉरी, ओके, हाँ चले, ओके, यहां पर आ जाओ, एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब जो मेन एस्पेक्ट है ना होम्योस्टैसिस का, ठीक है, वो मेन एस्पेक्ट क्या है, वो है मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है बच्चा, बताओ मेरे को, मेंटेनिंग वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। मेंटेनिंग कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, समझ में आ रहा है बच्चा, क्या समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन्स कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो प्लाज्मा है, ठीक है, मेरी बात समझो, जैसे कि प्लाज्मा है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो प्लाज्मा है, ठीक है, लेट मी इरेज, ठीक है, ओके, ठीक है, मान लो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है, वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, वो है 30 मिली ऑस्मो पर लीटर, 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, ये बेसिकली ऑस्मोलैरिटी है। अगर हम इसमें सॉल्यूट मिला देंगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। सॉल्यूट मिला दिया तो क्या हो गया, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसमें सॉल्वेंट मिला दिया,
तो क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी का रिस्पॉन्स शो कर रहा है, क्योंकि उसे बॉडी का वॉल्यूम मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, होम्योस्टेसिस वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसे बॉडी का फ्लो या फ्लूइड बैलेंस रखना है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अभी हम लोग अगर बॉडी फ्लूइड्स की बात करें ना, तो बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। कितने टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, दो टाइप के। एक होता है ECF और एक होता है बच्चा, एक होता है ICF। क्या होता है, एक होता है ECF और एक होता है ICF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अच्छा, अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारा प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चा, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा लिम्फ वेसल में, ब्लड वेसल में होता है, लिम्फ वेसल में होता है। ठीक है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और ब्रेन में होता है। ठीक है, अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल कौन सी होगी, ब्लड वेसल मान लो ब्लड प्लाज्मा मान लो। ठीक है, लिम्फ वेसल में लिम्फ मान लो। ठीक है, ब्रेन में सेरेब्रो CSF की बात कर लेते हैं, और आइज में हमारे ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइज में हमारे ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि अगर ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा की बात कर लेंगे, लिम्फ वेसल में लिम्फ की बात कर लेंगे। ठीक है, ब्लड एंड स्पाइनल कॉर्ड में CSF की बात कर लेंगे। बच्चों, CSF का फुल फॉर्म लिखना मत भूलना। CSF होता है बच्चा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है बच्चा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब हम लोग आई में बात करें ना कि आई में कौन कौन से टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर और एक होता है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि और ECF से नहीं प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने करेंटली एग्जांपल्स जितने के दिए हैं इसको लिख लो। ठीक है, और फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर मेरे को बताओ। ठीक है, फिर अगर नहीं समझ में आता है देन टेल टू मी। ओके ओके, हो गया, इसको हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं बच्चा, आगे चले। अब आगे चलने के बाद हम लोग का अगला हेडिंग आता है कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, कि होम्योस्टैसिस को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस कि बच्चा कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप से रेगुलेशन कर सकते हैं। पहला हम लोग या तो न्यूरल कंट्रोल कर ले या तो एंडोक्राइन कंट्रोल कर ले। अब समझो मेरी बात को, जैसे कि मान लो कहीं पर होम्योस्टैसिस चल रहा है। ठीक है, तो या तो ब्रेन फंक्शन कर दे, ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड कर दे बॉडी को, और बॉडी जो है वो सारा रिस्पॉन्स अडेप्ट कर ले। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन पर चला जाए, वो रिस्पॉन्स काम हो जाए। और या तो फिर क्या हो, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसकी बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गई हमारी, वो सारी ग्लैंड्स या पैंक्रियाज हो गया, स्पेसिफिक हार्मोन से क्रिएट करे, जिस हार्मोन की वजह से होम्योस्टैसिस का जो प्रोसीजर है वो आगे फंक्शनलाइज किया जा सके। तो बेसिकली इसको हम लोग पॉइंट में लिख लेंगे कि टू टाइप्स से कंट्रोल एंड रेगुलेशन कर सकते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे इट कैन बी डन बाय टू टाइप्स, it can be done by two types, it can be done by two types। पहला न्यूरल कंट्रोल है, पहला क्या है बच्चा, पहला हमारा न्यूरल कंट्रोल है। दूसरा क्या है हमारा
पहला हमारा न्यूरल कंट्रोल हो गया और दूसरा क्या है हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल। यार बहुत इतना सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि या तो नर्वस सिस्टम हमारा या जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड कर दे, या तो फिर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर दें, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जा सके। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी खांसी आ गई। अच्छा, अब हम लोग फीडबैक सिस्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। अब हम लोग अगली हेडिंग पर आते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारी? अगली हेडिंग है हमारी फीडबैक सिस्टम। अगली हेडिंग क्या है हमारी? अगली हेडिंग है हमारी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने स्टाइलस गिरा दिया यार। यही सब होता है मेरी क्लास में, यही सब होता है, ठीक है। ओके ओके, चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीडबैक सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीडबैक सिस्टम, व्हाट इज फीडबैक सिस्टम? फीडबैक सिस्टम बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चा, फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का जो कि क्या करता है? मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है चेंज को और रिमॉनिटर करता है, ठीक है। क्या करता है? इसको यहां पर लिख लो, बॉडी कंडीशन, बॉडी कंडीशन, बॉडी कंडीशन, ठीक है। बॉडी कंडीशन इज क्या होती है? बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, एक मिनट, ठीक है। बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवेल्युएटेड चेंजेस, ठीक है। इवेल्युएटेड चेंजेस, ठीक है। और फिर या चेंज जो भी है, ठीक है, चेंज और फिर चेंज और फिर रिमॉनिटर, ठीक है, फिर रिमॉनिटर। सो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। कि बॉस सबसे पहले हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमने मॉनिटर कर लिया। मॉनिटर करने के बाद फिर हमने इवेल्युएट कर लिया, डायग्नोस कर लिया कि बॉस अच्छा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब बॉडी कोई चीज समझ में आ गई तो फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने चेंजेस को देखा कि अच्छा बॉस पहले बॉडी ये थी, उसके बाद फिर बॉडी में ये चेंज आ गया, ठीक है, इवेल्युएशन करने के बाद। और फिर जब इवेल्युएशन करने के बाद ये चीज आ गई तो हम लोग रीमॉनिटर करते हैं कि बॉस रिस्पॉन्स सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस तरीके से फीडबैक सिस्टम काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा? अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मैं बताता हूं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले होता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका रिसेप्टर, फिर होता है आपका बच्चों, सबसे पहले रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर के बाद फिर आता है आपका कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर के बाद फिर आता है आपका इफेक्टर, ठीक है। अब कंट्रोल सेंटर अगर आप लोग बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो? न्यूरल कंट्रोल की थ्रू कर रहे हो तो आपका न्यूरल कंट्रोल सेंटर आएगा, और अगर मान लो एंडोक्राइन कंट्रोल कर रहे हो तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली आपका कंट्रोल सेंटर होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल सेंटर। दूसरा जो होता है आपका वो होता है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर। और तीसरा क्या होता है आपका? इफेक्टर। तीसरा क्या होता है? इफेक्टर। अब समझो मेरी बात को, रिसेप्टर वो होगा जहां पर रिस्पांस आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड आया, जैसे मान लो मैंने ये ताली मारी तो ये बेसिकली ये यहां पर एक रिसेप्टर का काम करेगा। अब रिसेप्टर पर मैंने ताली मारी, दिमाग को सेंसेशन गया कि यहां पर एक हाथ आया, तो फिर अब ये क्या करेगा? ये ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन जो है, ब्रेन इस चीज की प्रोसेसिंग करेगा, ब्रेन इस चीज को समझेगा और समझने के बाद ये हाथ को रिस्पॉन्ड करेगा कि अब तुमको इस पर रिएक्ट कैसे करना है, कि तुम्हें वापस ताली मारनी है या फिर आगे क्या करना है। सो बेसिकली क्या हुआ? रिसेप्टर जहां पर हम लोगों ने रिएक्शन दिया वो बेसिकली रिसेप्टर की तरह काम किया। फिर कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, या अगर हम लोग एंडोक्राइन सेंटर
सेंटर की बात करें तो वो वहां पर एंडोक्राइन सेंटर की बात करता है, ठीक है। या एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी रिस्पॉन्ड कर रही होगी वो इसका कंट्रोल सेंटर होगा। और इफेक्टर ऑर्गन मतलब हमारा वही बेसिकली हाथ जहां पर जो हमें इफेक्ट हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखने चाहें कि इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है, इसके अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी that monitors, it is the structure of body that monitors, ठीक है, it is the structure of body that monitors the changes that monitors the changes that monitors the changes in, क्या करता है, चेंजेस को मॉनिटर करता है इन कंट्रोल कंडीशन। किसमें करता है, दैट मॉनिटर्स द चेंजेस इन कंट्रोल कंडीशन, इन कंट्रोल कंडीशन। समझ गए, इसको लिख लो, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, मॉनिटर कर लिया, उसके बाद फिर क्या करेगा, कंट्रोल कंडीशन बॉस उसने सेंस तो कर लिया, उसने मॉनिटर तो कर लिया, कंट्रोल कंडीशन को मॉनिटर करने के बाद ये कंट्रोल सेंटर को मैसेज भी तो भेजेगा। तो इसको कंप्लीट भी करो, एंड आल्सो सेंड इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि बहुत सबसे पहले इसने क्या किया, इसने चेंज को मेजर किया, चेंज को पहले मॉनिटर किया, जैसे चेंज मॉनिटर हो गया इसको, इसने फिर क्या किया, जैसे कि मान लो मैंने ये बॉटल इस पर ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक है, तो अब पहले इसने रिस्पॉन्स को जज किया, ठीक है, इसने क्या किया, पहले रिस्पॉन्स को जज किया कि सुमित के लेफ्ट हैंड ने यहाँ पर बॉटल पकड़ी हुई है, तो वो अब रिस्पॉन्ड मॉनिटर करने के बाद फिर ये रिस्पॉन्स जो मॉनिटर किया ये सिग्नल ब्रेन तक भी तो जाएगा। सो बेसिकली इसने क्या किया कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ने सबसे पहले रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया, ठीक है, दैट मॉनिटर्स द चेंजेस या रिस्पॉन्स, ठीक है, इन कंट्रोल कंडीशन में सबसे पहले मॉनिटर कर लिया, उसके बाद सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सिस्टम, फिर हमारे ब्रेन तक भी तो ये बात पहुंचा दी कि सुमित के लेफ्ट हैंड ने बॉटल को होल्ड किया हुआ है। इसको आप लोग लिख लो, मैं अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 2 मिनट का ब्रेक आप भी ले लो, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। नवंबर आ गया बच्चों, 2 तारीख हो गई आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है 9 तारीख को, और फिर हमारी अगली क्लास होगी 16 तारीख को। तो 9 तारीख को जो हमारा सिलेबस आने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होपफुली, और अगर सब कुछ सही रहता है तो 16 से हम अपनी फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा, अब हम लोग कंट्रोल सेंटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल सेंटर क्या होता है ना, अब जैसे कि ब्रेन की बात करो तो ब्रेन बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होता है बॉडी का, ठीक है, एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है बॉडी का। डिसाइडिंग फैक्टर का मतलब क्या है, ये बेसिकली सारी वैल्यूज को डिसाइड कर देगा, ठीक है, सारी वैल्यूज को डिसाइड कर देगा। तुम बोलोगे सर वैल्यूज माने क्या, अब जैसे कि मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इट शुड बी प्रीवियसली डिसाइड दैट कि 70 से 110 होना चाहिए, 110 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। या फिर जैसे कि मान लो ब्लड प्रेशर है, सो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर होना चाहिए 180 और 120 mmHg। या फिर जैसे कि मान लो हार्ट रेट है, सो हार्ट रेट शुड बी 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो ये बेसिकली कहां से रेगुलेट हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल सेंटर से रेगुलेट हो रहा है, जिसने एक वैल्यू को डिसाइड कर दिया है कि बॉस अगर हार्ट रेट है तो 72 बीट्स पर मिनट होगा, पल्स है तो हमारी 72 के रेट पर होगी या 72 से 75 होगी। उसके बाद अगर हमारे कार्डियक साइकिल है तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होगी। ब्लड प्रेशर जो है हमारा 80 से 120 mmHg होगा, हार्ट रेट हमारा 72 बीट्स पर मिनट
होगा। एंड ऐसे ही n नंबर ऑफ चीजों को डिसाइड कर देता है हमारा कंट्रोल सेंटर। अब उसके बाद फिर इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? इफेक्टर ऑर्गन, एक मिनट, सॉरी, ओके, अच्छा, अब हम लोग इफेक्टर ऑर्गन की अगर बात करें तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? इफेक्टर ऑर्गन होता है जहां पर रिस्पॉन्स हो, जहां पर आउटपुट जाता है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर गिव्स आउटपुट हेयर, ठीक है। क्या है? कंट्रोल सिस्टम यहां पर आउटपुट देता है, किसको? इफेक्टर ऑर्गन को, ठीक है, ठीक है। एंड response is produced अब जैसे मैंने जलने वाला एग्जांपल दिया था, मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि समझो मेरी बात को, जैसे कि मेरा ये हाथ है, ठीक। अब मेरे इस हाथ पर क्या हुआ? तेल गिर गया, गरम तेल गिर गया, ठीक है। अब गरम तेल गिर गया तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, रिसेप्टर जो है मॉनिटर करेगा कि बहुत गरम तेल गिरा है। गरम तेल का रिसेप्टर जैसे ही रिसेप्टर ने मॉनिटर किया, मॉनिटर ने सिग्नल भेजा ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड भेजेगा ये इस इफेक्टर ऑर्गन को, ठीक है। तो जब रिस्पॉन्ड भेजेगा तो ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन होगा कि बॉस अब हमें क्या करना है बॉस, अगर गर्म तेल गिर गया है तो फिर यहां पर अल्सर हो जाएंगे, यहां पे छाले हो जाएंगे। छाले इज जस्ट लाइक कि हम बॉडी ने कवरिंग बना ली है, जिसके बाद अंदर टिश्यू रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हम लोग को सेंसेशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत गर्म चीज हमारी बॉडी पे आएगी तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक लेवल है या होम्योस्टैसिस प्रोसीजर है वो क्या करेगा? बेसिकली उतने वाले पोर्शन को रेड कर देगा, वहां पर जो है बल्ज आउट कर देगा, वहां पर अल्सर हो जाएंगे और बेसिकली हो सकता है अगर ज्यादा जल जाता है तो फिर कभी कभी बुखार भी आ जाता है। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। रिसेप्टर क्या होता है? जो कि मॉनिटर करता है और सिग्नल भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है और कंट्रोल सेंटर जो है फिर आउटपुट भेजता है या रिस्पॉन्स भेजता है इफेक्टर ऑर्गन को, और इफेक्टर ऑर्गन उस रिस्पॉन्स को शो करता है। इस सारी चीज को पूरा आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, ले लिया। अच्छा, अब हम लोग ने जितनी सारी चीजें समझी ना, इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में समझ लेंगे। देखो बच्चा, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। मैं इस तरीके से क्यों पढ़ाता हूं? मैं चाहूं तो आपको सीधे सीधे आऊं, मैं पीपीटी के फॉर्म में मैं सारे पॉइंट्स दे दूं, बट आप अगर आपने इस तरीके से फ्लो चार्ट में पढ़ रखा होगा ना, इस तरीके से फ्लो चार्ट में पढ़ रखा होगा, सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि बॉस आपको पता है कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो आप फिर अच्छे से लिख सकते हो। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें, चलो। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। हेडिंग डालो मैकेनिज्म, हेडिंग डालो मैकेनिज्म, ठीक है। पहला लिखो एनी चेंज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल environment is called as stimuli, is called as stimuli, ठीक है। क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई चेंज जो है सीधे सीधे स्टिमुलाई कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? अगर हम लोग स्टिमुलाई की बात कर लेते हैं, तो स्टिमुलाई क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं सीधे, जैसे जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे बनाते चलो। स्टिमुलाई क्या करेगा? स्टिमुलाई सबसे पहले क्या करेगा? होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। डिसरप्ट या डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस, ठीक है। बॉस की बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब होम्योस्टैसिस को इसने डिस्टर्ब कर दिया। अब जब बॉडी ने होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर यहां पर क्या होगा? ये बेसिकली सबसे पहले रिसेप्टर मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मॉनिटर्ड बाय रिसेप्टर, मॉनिटर्ड बाय रिसेप्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर ने मॉनिटर कर लिया, रिसेप्टर क्या करेगा? सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, या आप कह सकते हो ब्रेन, टू कंट्रोल सेंटर और ब्रेन, समझ गए, ठीक है।
क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा होम्योस्टेसिस को, वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा कौन, रिसेप्टर मॉनिटर करेगा, उसके बाद सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर और ब्रेन को या कंट्रोल सेंटर को भेज देगा, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा ना, ब्रेन इसको कंट्रोल सेंटर भी कर लो, सीसी कर लो, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल सेंटर या ब्रेन सेंड्स आउटपुट किसको, टू द एफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, एफेक्टर ऑर्गन, इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा, जब बॉडी ने आउटपुट दे दिया, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड दे दिया और इफेक्ट, और जो है बॉडी जो है वापस अपनी होम्योस्टैटिक कंडीशन पर आ गई, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये इस तरीके से इधर चला जाएगा, इधर होम्योस्टैटिक कंडीशन में, यहां पर लिख लो रिटर्न्स बैक व्हेन क्या होगा, रिटर्न्स बैक व्हेन इट इज बैक टू द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, व्हेन द कंडीशन, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये लाइन नहीं जानी चाहिए थी, ओके, ठीक है। व्हेन द आउटपुट brings it to normal condition। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि होम्योस्टैसिस था, होम्योस्टैसिस में डिस्टरबेंस हुई तो फिर रिसेप्टर ने मॉनिटर किया, कंट्रोल सेंटर को भेजा, फिर ब्रेन ने जो है यहां पर आउटपुट भेजा इफेक्टर ऑर्गन को, ठीक है। ये ORGAN है, ऑर्गन, ठीक है। अब फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो है नॉर्मल कंडीशन वापस नहीं आ जाती, इसको आप लोग पूरा लिख लो, इसको जो है आप लोग लिख लो, ठीक है। हो गया। सो दिस इज द एंटायर टॉपिक ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है, दिस इज द एंटायर टॉपिक ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। अच्छा, हो गया। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, 2 3, ओके, डन, ठीक है, चलो, ठीक, ओके, तो हम लोग हटाएंगे कैसे, ओके, इसको साइड में रख देते हैं हम लोग, ठीक है, चले, ओके। अब मेरे साथ आ जाओ, हेडिंग डालो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, हेडिंग डालो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, एनाटॉमिकल, एक मिनट, ठीक है, ओके, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। अब जब बेसिकली ना आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ ही रहे हो तो फिर आप लोग जो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ोगे। अब जैसे कि हमारी पहली टर्मिनोलॉजी होती है बॉडी पोजीशन की, क्या होती है बच्चा, सबसे पहली होती है हमारी बॉडी पोजीशन की। इट्स बेसिकली दैट कि हमारी बॉडी किस पोजीशन में है, अभी मैं सब सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग बात करेंगे रीजनल नेम्स की,
रीजनल नेम्स की। रीजनल नेम्स के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डायरेक्शनल टर्म्स की। डायरेक्शनल टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग अगर बॉडी पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली बॉडी पोजीशन क्या होता है? बॉडी का कोई भी पार्ट, बॉडी पोजीशन क्या होती है? बॉडी का कोई भी पार्ट या किसी भी रीजन का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है हमारा बॉडी पोजीशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पार्ट और स्लैश रीजन ऑफ बॉडी, रीजन ऑफ बॉडी। समझ में आ रही है बच्चा बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या होता है? बॉडी के किसी भी पार्ट के या किसी भी रीजन का जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, दैट इट इज इन अ स्टांस, ठीक है, दैट इट इज इन अ स्टांस, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर स्टांस क्या होता है? क्रिकेट देखा है? क्रिकेट देखा है सबने? अब क्या होता है ना, बैट्समैन जो है बैट को इस तरीके से पकड़ के खड़ा होता है, ठीक है, सो इट्स अ स्टांस, ठीक है, कि बॉस इस तरीके से हमने बैट को पकड़ के खड़े होना है, ये तरीका है खड़े होने का। सो बेसिकली बॉडी किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्टैंस में है, उसका हम लोग बेसिकली डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो हमारा होता है बॉडी पोजीशन में आता है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि बॉडी पोजीशन क्या होती है, कि हम लोग अपनी बॉडी की पोजीशन को ऐसे डिस्क्राइब कर दें जिस स्टांस में हमारी बॉडी खड़ी हुई है, या बेसिकली अगर मान लो पेशेंट की बॉडी है तो वो किस स्टांस में है, ठीक है, किस पोजीशन में है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि फ्रॉम हेड टू टू, अगर बॉडी ऐसे खड़ी, ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग, हेड टू टो की बात कर रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एज अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन, ठीक है। अपराइट पोजीशन हो गई, ठीक है। अब अपराइट पोजीशन भी दो टाइप की होती है, अपराइट पोजीशन भी दो टाइप की होती है। कैसे दो टाइप की होती है बच्चा? मैं बता रहा हूं। अपराइट पोजीशन जो है, अगर अप लाइंग है, अगर अप लाइंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कुपाइन। क्या बोलते हैं? स्कुपाइन, ठीक है, या सुपाइन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं सुपाइन, सुपाइन। अप लाइंग का मतलब ये ऊपर की तरफ है, जैसे कि ये सामने दिख रहा है ना, तो ये मेरी पूरी ऐसे बॉडी इस तरीके से लेटी हुई है कि आंख सब ऊपर है, नाक, मतलब इस तरीके से लेटी हुई है पूरी बॉडी। बट वो सेम चीज इस तरीके से होगी, वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अगर मान लो हम इसको समझ कह दें कि मान लो अगर डाउन लाइन होगी, तो डाउन लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन लाइंग पोजीशन को हम लोग बोलेंगे प्रोन। क्या बोलेंगे बच्चा? डाउन लाइंग पोजीशन को हम लोग बोलेंगे प्रोन। अप लाइन को बोल दिया सुपाइन और डाउन लाइन को बोल दिया प्रोन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो बॉडी इस तरीके से है, तो फिर हम लोग उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी इज केप्ट इन द अपराइट पोजीशन इन सुपाइन फॉर्मेशन, ठीक है। अपराइट पोजीशन, अपलाइंग पोजीशन में है, अपराइट पोजीशन की अपलाइंग सुपाइन पोजीशन पर है हमारी बॉडी, सो दैट्स कॉल्ड द बॉडी पोजीशन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द बॉडी पोजीशन। अच्छा, अब हम लोग रीजनल नेम्स की बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग रीजनल नेम्स की। अगली हेडिंग डालते हैं रीजनल नेम्स की, ठीक है। चलो 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 चलो। अच्छा, अब रीजनल नेम्स जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स स्लैश रीजन को हमने नेम कर दिया है, ठीक है, उनके गिवन दे दिए हैं, नेम्स आर गिवन। समझ में आ गई बात? तो क्या हुआ है ना, बेसिकली रीजनल नेम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट और रीजन ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, उसके नेम्स हमने दे दिए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? चलो मैं बताता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग
आगे चलेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी सामने वाली पोजीशन होती है ना, ये जो सामने वाली पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है एंटीरियर पोजीशन। क्या होती है? ये होती है हमारी एंटीरियर पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? ये हमारी एंटीरियर पोजीशन होती है और ये हमारी पोस्टीरियर पोजीशन होती है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पोजीशन की बात करेंगे। अब यहां पर जो हमारा हेड वाला पोर्शन यहां पर दिख रहा है ना, हेड वाले पोर्शन को हम लोग सेफेलिक भी बोलते हैं। हेड या फिर सेफेलिक भी बोलते हैं। अब सेफेलिक पोर्शन के अंदर अगर हम लोग बात कर ले तो सेफेलिक पोर्शन के अंदर हमारे दो आते हैं। एक मिनट, ओके। सेफेलिक पोर्शन के अंदर हमारे दो आते हैं। सबसे पहले हमारा स्कल का रीजन आता है जिसको हम लोग क्रेनियल रीजन बोलते हैं, और फिर हमारा आता है फेशियल रीजन। ठीक है, सबसे पहले क्रेनियल रीजन आ गया और फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया? फेशियल रीजन। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये इतने रीजनल टाइप्स होते हैं। एक्चुअली नहीं, स्टर्नल नहीं आएगा, स्टर्नल नहीं आएगा। एक मिनट, ओके, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओके डन। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया। अब समझो मेरी बात को, जो फोरहेड वाला पोर्शन है, ये जो फ्रंटल वाला पोर्शन है, ये फ्रंटल वाला पोर्शन जो है हमारा फोरहेड का होगा। टेम्पल जो है हमारा टेम्पोरल होगा। आई वाला पोर्शन को हम लोग ऑक्यूलर रीजन बोलेंगे। ठीक है, ईयर वाला ऑटिक रीजन आएगा। चीक जो होंगे, चीक जो हमारे गाल होंगे, ये हमारे बक्कल रीजन हो जाएंगे। नोज जो है हमारा वो नेजल रीजन हो जाएगा। ये जो हमारी नाक है ये नेजल रीजन हो जाएगी। माउथ जो है हमारा ओरल रीजन होगा और चिन जो है हमारा मेंटल रीजन होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली बात हो गई हेड की। अब हेड के बाद जो आता है ना, हमारा हेड के बाद जो हमारा अगला हमारा रीजन आता है वो आता है हमारा नेक रीजन का। नेक रीजन की बात करते हैं। ठीक है, जूम कर दिया? अच्छा, जूम कर दिया, ओके। अच्छा, हेड के बाद हम लोग नेक रीजन की बात करते हैं। अब नेक को हम लोग, नेक वाला पोर्शन जो है, नेक को हम लोग सर्वाइकल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सर्वाइकल रीजन में क्या होता है ना, बेसिकली ये आता है। सर्वाइकल का मतलब, सर्वाइकल का नाम सर्वाइकल रीजन इसलिए रखा है बिकॉज C1 to C7 प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां पर जो है ना हम पूरी ट्रंक को देखेंगे। ठीक है, बिकॉज स्टर्नल से ये अटैच्ड है। तो अगर हम लोग मेल की बात कर लेते हैं ना, या अगर पहले फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल्स में सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स का रीजन आता है। मेमोरी ग्लैंड्स का रीजन आता है। वेयर एज अगर सेम चीज अगर हम लोग मेल्स में बात करें, सो मेल्स में जो होता है ब्रेस्ट का पोर्शन रूडिमेंट्री होता है। क्या होता है बच्चा? मेल्स का पोर्शन रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, मतलब उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हम लोग आगे बात करें कि ब्रेस्ट बोन कौन सी बोन होती है? यहां पर होती है स्टर्नल बोन होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम लोग नीचे आते हैं या ट्रंक की बात कर लेते हैं, तो ट्रंक की बात जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमने चेस्ट या थोरेसिक कैविटी की बात कर ली, सर्वाइकल के बाद चेस्ट या थोरेसिक कैविटी की बात कर ली, जिसमें ब्रेस्ट वाला जो है फीमेल में आ गया और मेल में जो है स्टर्नल होती तो खैर दोनों में है, बट जो मेल में ब्रेस्ट वाला रीजन है ना वो रूडिमेंट्री होता है, उतना डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फिर सेम चीज अगर हम लोग एब्डोमेन में जाते हैं तो एब्डोमेन में एब्डोमिनल रीजन के नाम से जाना जाता है और वो बेसिकली नेवल से अटैच होता है, जिसको हम लोग ये बेसिकली ये जो नेवल है हमारी ये अटैच होगी अम्बिलिकल रीजन से। अम्बिलिकल रीजन में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। उसके बाद फिर हम लोग आगे अगले रीजन की बात करें तो अगला हमारा पोर्शन होता है, बॉडी पार्ट है हिप। हिप में कौन सा रीजन होता है? कॉक्सल रीजन होता है। ठीक है, हिप के रीजन को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? कॉक्सल रीजन बोलते हैं। वो फिर हमारे इंग्विनल रीजन से अटैच होता है। इंग्विनल रीजन से अटैच होता है, जिसको जो कि हमारा ग्रोइन वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सो बेसिकली हमने हेड और सर्वाइकल और ट्रंक वाला पोर्शन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्मपिट्स की बात करते हैं। तो आर्मपिट्स वाला पोर्शन हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन ये होता है हमारा आर्मपिट वाला पोर्शन। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर एक्सिलरी रीजन होता है। यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होती हैं। यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होती हैं। और कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? एक एक्रिन और एक एपोक्रिन प्रेजेंट होती है।
अब आर्म की बात कर लेते हैं, तो आर्म पे ये हमारा ब्रैकियल रीजन होता है। अगर हम लोग इस आर्म की बात कर लें तो यहां आर्म पे हमारा ब्रैकियल रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग ब्रैकियल रीजन बोलेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरी बात समझना कि यहां पर है फ्रंट ऑफ एल्बो। फ्रंट ऑफ एल्बो मतलब कि ये जो सामने वाला पोर्शन है, ये फ्रंट ऑफ एल्बो और ये बैक ऑफ एल्बो। क्या है? ये फ्रंट ऑफ एल्बो है और ये बैक ऑफ एल्बो है। तो फ्रंट ऑफ एल्बो को हम लोग एंटी क्यूबिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेम चीज आप पोस्टीरियर में देखने आओगे, सेम चीज जब आप पोस्टीरियर में देखने आओगे तो पोस्टीरियर में आपको क्या दिखेगा? पोस्टीरियर में आपको दिखेगा बैक ऑफ एल्बो क्यूबिटल, ठीक है। मतलब पीछे वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये क्यूबिटल है, ठीक है। तो फिर हम लोग वापस आते हैं, खैर ठीक है, वापस आते हैं। ये जो है फ्रंट ऑफ एल्बो जो है हमारा एंटी क्यूबिटल रीजन होता है। फिर हम लोग जो है, अगर हम लोग फॉर आर्म की बात करें, अब आर्म जो है हमारा ब्रेकियल था और फोर आर्म जो है हमारा, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये कौन सा होगा हमारा? ये होगा एंटी ब्रेकियल होगा, ठीक है। एक बॉस देखो, एक ब्रेकियल हो गया और एक एंटी ब्रेकियल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्ट का हम लोग कार्पिलरी रीजन हो गया। पाम का हम लोग वोलर रीजन बोलते हैं या पामर रीजन बोलते हैं। ये जो पाम है हमारा, ये पाम का हम लोग पामर रीजन बोलते हैं या फिर हम लोग वोलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर फिंगर्स की बात कर लेते हैं, सो फिंगर्स जो होती हैं हमारी, उसको हम लोग डिजिटल रीजन बोलते हैं या फेलेंजियल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल रीजन बोलते हैं या फिर फेलेंजियल रीजन बोलते हैं। तुम लोग जो है ना, अभी मैं सारे रीजन्स याद करा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बच्चा, मैं सीधे से इतना बोलता हूं कि जो भी बच्चा फार्मा में पढ़ने आ रहा है वो सीधी सी बात इतनी सी समझो कि एग्जाम मार्क्स के लिए ना पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। इट्स जस्ट लाइक ना कि हम लोगों ने अपना एजेंडा ही चेंज कर दिया है कि वी आर रनिंग टुवर्ड्स मार्क्स। व्हाट विल हैपन? आपने अपने एग्जाम में मार्क्स ले भी लिए, आपके पास नॉलेज होगा, आपको अल्टीमेटली मार्क्स मिल जाएंगे, उसका कोई चिंता नहीं है। सो ट्राई टू गेन द नॉलेज एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद सो मच क्लैरिटी हर चीज के बारे में, कि हर एक ऑर्गन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, रीजनल नेम्स के बारे में, साथ ही साथ फिर डिफरेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। सो ट्राई टू गेन द नॉलेज इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर गोइंग फॉर मार्क्स। आपकी नॉलेज होगी, आपको मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट आप भी ब्रेक लो, 2 मिनट मेरे को भी पानी पीने दो। ओके अच्छा, चलिए फिर आगे। ओके चलो। सो बेसिकली ये हो गया हमारा फेरेंजियल रीजन तक हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। सो आगे चलने के बाद आगे जाकर के हम क्या देखते हैं, जो हमारा फिर हमारा अगला रीजन आता है, फिर हमारा आता है प्यूबिस रीजन के बारे में। प्यूबिस वाला आता है जो कि हमारा प्यूबिक रीजन कंप्राइज करता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर अगर नीचे बात करें तो नीचे वाला पोर्शन है हमारा थाई, जिसको हम लोग फेमोरल रीजन भी बोलते हैं। और अगर उसके नीचे वाली बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने जो है, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हमने पढ़ा था पटेला। सो जो बेसिकली हमारे नी की जो नी कैप होती है ना, वहां पे पटेला प्रेजेंट होता है। पटेला से आया है पटेलर रीजन, ठीक है, पटेलर रीजन। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है आदर्श पटेल, है ना, मेरा एक फ्रेंड है आदर्श पटेल। सो आदर्श पटेल से याद होगा, पटेल से पटेलर, ठीक है, पटेलर रीजन। अगर हम लोग लेग की बात करें तो लेग के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, या क्या नाम दिया गया है? सो लेग के रीजन को हमने नाम दिया है क्यूरल रीजन। क्या नाम दिया है बच्चा? लेग को हमने नाम दिया है क्यूरल रीजन, ठीक है। और सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर हम लोग फुट वाले पोर्शन में आ जाते हैं बच्चा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का एंकल आता है। एंकल में सबसे पहले टार्सलरी रीजन आता है। और अगर टोज की बात करते हैं तो टोज में हमारा आता है फेलेंजियल रीजन। टोज में हमारा आता है फेलेंजियल रीजन। अच्छा, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अगर हम लोग फुट वाला रीजन देखेंगे ना, सो फुट वाले रीजन को हम लोग सबसे पहले डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सम बोलते हैं। और ग्रेट टो वाले को, जो हमारा सबसे बड़ा वाला अंगूठा होता है, ग्रेट टो वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलक्स रीजन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आपको एनाटॉमी ढंग से पढ़नी है, सो यू नीड टू लर्न ऑल दिस पोजीशंस या ऑल दिस रीजन्स। सो ये हो गया हमारा एंटीरियर पोर्शन। अब हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन पे आते हैं। जब हम लोग देखो बात करते हैं एंटीरियर पोर्शन में ना, हमने मोस्ट ऑफ द चीजें
कवर कर ली थी। सो पोस्टीरियर में उतने सारे टर्म्स नहीं मिलेंगे, पोस्टीरियर में हमको रिलेटिवली कम टर्म्स मिलेंगे, बट आपको क्लैरिफिकेशन दोनों के बारे में होना चाहिए, ठीक है। आप मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, या मैं अभी 2 मिनट के लिए हट जाऊंगा, तब आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना, ठीक है। नहीं होगा सो आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, बट फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट अस आवर 1000 सब्सक्राइबर्स, ओके। चलो अब हम लोग अपनी पोस्टीरियर पोजीशन पर आ जाते हैं। पोस्टीरियर पोजीशन पर आ जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पोजीशन पर आ गए। सो हेड का सेफेलिक पोर्शन मैंने पहले ही बताया था। फिर अगर हम लोग बेस स्कल की बात करें तो वहां पर एक ऑसिपिटल रीजन आता है। क्या आता है बच्चा? वहां पर एक ऑसिपिटल रीजन आता है। साथ ही साथ अगर नेक की बात करें तो नेक में सर्वाइकल रीजन मैंने पहले ही बताया था। शोल्डर ब्लेड मतलब ये चीज क्या आता है आपका? स्कैपुलर रीजन होता है। क्या होता है बच्चा? स्कैपुलर रीजन होता है। फिर अगर हम लोग बात कर ले, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? वर्टिब्रल रीजन होता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात कर ले कि ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये ऊपर से नीचे तक, ये क्या है हमारा? डॉर्सल रीजन है। और नीचे की बात कर ले तो नीचे वाला हमारा लंबर रीजन नाम से कंप्राइज होता है। बैक एल्बो की बात करें तो मैंने बताया था यहाँ पे एंटी क्यूबिटल है, तो यहां पर ये वाला रीजन एंटी क्यूबिटल होगा। समझ में आ गया? एंटी क्यूबिटल है तो क्यूबिटल हो गया, ठीक है। फिर बिटवीन द हिप्स की बात कर लेते हैं कि बॉस ये वाला रीजन कौन सा होता है? सो ये वाला रीजन होता है हमारा लोअर सैक्रल रीजन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस रीजन की बात करें ना, ये वाले रीजन की, तो ये हमारी ग्लूटियस मसल होती है। यहाँ पे कौन सी मसल होती है? यहां पर हमारी होती है ग्लूटियस मसल होती है, या फिर हम लोग इसको ग्लूटियल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है। क्या होती है? ग्लूटियस मसल होती है, या फिर इसको हम लोग ग्लूटियल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमारे पेरिनियल रीजन्स आते हैं। पेरिनियल रीजन्स का मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, देखो मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, फीमेल में इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ठीक है। जो हमारे जेनाइटल पोर्शंस होते हैं तो वहां पर बेसिकली पेरिनियल रीजन होता है। उसके बाद अगर हम लोग नी की बात करें तो नी हमारा क्या होता है? पॉपिटियल रीजन होता है या पॉपिलिटल रीजन होता है। लेग की बात कर लेते हैं तो लेग हमारा क्रूरल रीजन होता है, ठीक है। और सोल में अगर हम लोग देख लेते हैं तो सोल में आता है, सोल का नाम रखा गया है प्लेंटर रीजन का नाम रखा गया है। और हील को हम लोगों ने रखा है कैरिनियल। क्या रखा है? कैनियल, ठीक है। क्या रखा है? सॉरी कैल्केनियल रखा है, सॉरी कैरिनियल मैं बोल रहा था, दिखाई नहीं दिया मेरे को। कैल्केनियल होता है, कैल्केनियल रीजन होता है, कैल्केनियल रीजन होता है। समझ गया? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैं बेसिकली मजाक नहीं कर रहा। पहली बार पढ़ने पे थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट जहां पर एक बार दो बार चीजें कुछ तो बस स्केलेटल सिस्टम से कुछ चीजें मैच हो रही, जैसे कि फ्रंटल हो गया, ऑक्यूलर हो गया, ऑर्टिक, बक्कल, नेजल, स्टर्नल, ये सारी चीजें तो आपको स्केलेटल से मिल जाएंगी। बाकी सारे पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसको आपको समझना है। बॉस यहाँ पे एंटी क्यूबिटल था तो यहाँ पर एल्बो का क्यूबिटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका ब्रेकियल था तो यहाँ पर एंटी ब्रेकियल हो गया। सो यू नीड टू रिलेट द थिंग्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल हाइपोथेसिस। You need to relate the things and you need to understand the actual hypothesis। अगर सामने से बात करें तो एंटीरियर पोर्शन है, पीछे से बात करें पोस्टीरियर पोर्शन है। हेड की बात कर लेते तो सेफेलिक रीजन है, सेफेलिक रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्कल और फेस। स्कल की बात कर लेते हैं तो फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्यूलर, ऑर्टिक, बक्कल, नेजल, ओरल। मेंटल की बात कर लेते हैं। अब नेक में हमारी C1 से C7 होती है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन के बाद अगर हम लोग ट्रंक की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है। सो चेस्ट वाली बात कर लेते हैं, ब्रेस्ट बोन की बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट बोन को हम लोग स्टर्नल भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन को हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स वाला रीजन भी बोलते हैं। मेल्स में मेमोरी ग्लैंड रूडिमेंट्री होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेवल वाला पोर्शन। नेवल वाला पोर्शन अम्बिलिकल रीजन से अटैच होता है। अम्बिलिकल रीजन के बाद कॉक्सल रीजन आ जाता है। कॉक्सल रीजन के बाद हमारा जो ग्रोइन पोर्शन है, ग्रोइन पोर्शन क्या होता है? इंग्विनल रीजन से हम लोग इसको अटैच
करते हैं, या इसका नाम रखा गया है इंग्विनल रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थंब की बात करें तो थंब पॉलेक्स आ जाता है इधर। फिर मैंने आर्मपिट की बात की, आर्मपिट में एक्सिलरी रीजन, आर्म ब्रेकियल, फिर फोरआर्म एंटी ब्रेकियल, फिर मैंने एंटी क्यूबिटल और यहाँ पर क्यूबिटल बताया था, रिलेट करके बताई थी चीजें। रिस्ट कार्पल वाला रीजन आ जाता है। पामर में कौन सा रीजन आएगा बच्चा? पामर में जो है हमारा कार्पल रीजन आ जाता है। ठीक है, फिर सॉरी रिस्ट में हमारा कार्पल रीजन आ जाता है, पाम में हमारा वोलर रीजन आ जाता है, फिंगर्स को हम लोग फेलेंजियल रीजन के नाम से ना जानते हैं, थाई को हम लोग फिमोरल रीजन के अंदर क्लासिफाई करते हैं, और अगर हम लोग पैटेलर रीजन की बात करें तो वो हमारा नी में आता है, लेग को हम लोग क्रूरल रीजन बोलते हैं, और टार्सल और फेलेंजियल रीजन हमारा फुट या पैडल्स की बात करता है। अगर हम लोग टॉप ऑफ द टू की बात करें या टॉप ऑफ द फुट की बात करें तो वहां पर डॉर्सम रीजन, और ग्रेट टो की बात करें तो हैलेक्स रीजन होता है। ये हमारा एंटीरियर पोर्शन हो गया। पोस्टीरियर पोर्शन की बात करें तो आपको ज्यादा कुछ चीजें से जाननी नहीं है बॉस। ये जो हमारा पीछे ऑक्सीपिटल वाला पोर्शन होता है ये ऑक्सीपिटल रीजन होता है। फिर पीछे ये जो स्कैपुलर पोर्शन होता है ये आप देख रहे होगे, यहाँ पर स्कैपुलर रीजन होता है। स्कैपुलर रीजन के बाद फिर वर्टिब्रल रीजन होता है, फिर हमारा आ जाता है क्यूबिटल, और फिर नीचे आ जाता है सैक्रल। ठीक है, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पर जो चीजें नहीं बताई जाती हैं, ये हमारी ग्लूटियल रीजन होती है, बटॉक वाली, जिसका नाम ग्लूटियल इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पर ग्लूटियस मसल की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब ग्लूटियस मसल इज द मसल जहां पर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हो 90 डिग्री पे। ये एक पॉइंट लिख लेना कि 90th डिग्री पे ग्लूटियस मसल में ही या ग्लूटियल रीजन में ही हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं और अगली हेडिंग डालो बच्चा। अगली हेडिंग डालो डायरेक्शनल टर्म्स। बस बॉडी पोजीशन की बात हो गई, अब डायरेक्शनल टर्म्स की बात करें। बॉडी किस डायरेक्शन में है और उसके लिए एनाटॉमिस्ट ने डिसाइड कर दिए टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल टर्म्स। एनाटॉमिस्ट डिसाइड few terms to determine क्या डिटरमाइन करने के लिए? to determine, ठीक है, various structure of body, various structure of body। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? मैं बताता हूं बच्चा कैसे। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझो मेरी बात को। जैसे कि मान लो अगर बॉडी का अपर पार्ट है, ठीक है, अगर मान लो बॉडी का अपर पार्ट है, ठीक है, तो अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर रीजन। अगर बॉडी का अपर पार्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर रीजन। ठीक है, अगर हमारा लोअर पार्ट है तो हेड टू लोअर पार्ट है तो हमारा इंफीरियर पोर्शन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इंफीरियर पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी, देखो यहाँ पे इंफीरियर दिखा है, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, अभी जो मैं बताता जा रहा हूं वो सब लिखते जाओ। ठीक है, अगर हमारी फ्रंट बॉडी के नियरर है तो हमारा वो क्या होगा? एंटीरियर होगा। ठीक है, फ्रंट बॉडी के नियरर है तो एंटीरियर होगा, बैक बॉडी के नियरर है तो पोस्टीरियर होगा। ठीक है, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। अगर मिड लाइन पर है, ठीक है, अगर मिड लाइन पर है तो मीडियल रीजन हो जाएगा। अगर मिड लाइन पे है तो मीडियल रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मिड लाइन पे है बच्चा तो वो हो जाएगा मीडियल रीजन, और अगर मिड लाइन से दूर है तो वो हो जाएगा हमारा लैटरल रीजन। अगर मिड लाइन पे है तो मीडियल रीजन, और अगर मिड लाइन से दूर है तो लैटरल रीजन। ठीक है, अब अगर दो स्ट्रक्चर्स के बीच की बात है तो इंटरमीडिएट का नाम दे देंगे। दो स्ट्रक्चर्स के बीच की बात अगर है तो इंटरमीडिएट नाम दे देंगे। और अगर सीधी सी बात इतनी सी है कि इप्सिलैटरल, अगर दो ऑर्गन्स या दो स्ट्रक्चर्स सेम साइड पर हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल, ठीक है, इप्सिलैटरल। ठीक है, उसके बाद अगर अपोजिट साइड है और अनदर स्ट्रक्चर है
तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रालैटरल। अब और हम लोग समझते हैं कि क्या कहना एक्चुअली में चाह रहा है ये। ठीक है, चलो, हो गया। अच्छा, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी में साथ साथ में ना हम प्लेन्स भी समझ लेंगे। प्लेन्स भी हम लोग इसी में समझ लेंगे कि कितने कितने टाइप के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, ओके, स्टार्ट करें। अब देखो, ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये है हमारा सुपीरियर रीजन। मैंने पहले ही बोला था कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी सुपीरियर रीजन, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये होता है हमारा इंफीरियर रीजन। ये सारे जो टर्म्स है ना, ये साइंटिस्ट ने हमें, ये एनाटॉमिस्ट ने हम लोग को दिए हैं। अब एंटीरियर मतलब सामने वाला पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, फिर मीडियल पोर्शन मतलब अगर हम लोग ये इस मिड लाइन की बात कर ले, इस मिड लाइन की बात कर ले अगर, और इस मिड लाइन पे आता है तो इस मिड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल रीजन की बात कर लेंगे यहां पे। ठीक है, अगर लैटरल की बात करें तो लैटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब यहां से, बेसिकली यहां से है ना, यहां से। तो ये सारा क्या होगा, ये सारा हम लोग का लैटरल रीजन है। क्या है हमारा, ये सब हमारा लैटरल रीजन है। समझ में आ रही है बच्चों बात को, समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग आगे, इंटरमीडिएट की। तो बेसिकली किसी दो रीजन के बीच का, दो रीजन के बीच का मतलब, जैसे कि मान लो इन दोनों के रीजन का बीच का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, दो रीजन के बीच का इंटरमीडिएट टर्म होगा। ठीक है, उसके बाद इप्सिलैटरल। ठीक है, इप्सिलैटरल का मतलब जैसे कि समझो, जैसे कि हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर वाला, ये हमारा इप्सिलैटरल है, इप्सिलैटरल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अपोजिट साइड की बात करें बॉस, ये हमारा एक हाफ है, ये हमारा दूसरा हाफ है। और अगर हम लोग जो है इसके आगे की बात करें कि जैसे कि मान लो ये डायफ्राम वाला पोर्शन हो गया और हमारा स्टर्नम वाला पोर्शन हो गया, तो ये दोनों हमारे कॉन्ट्रालैटरल हो जाएंगे, ये दोनों हमारे कॉन्ट्रालैटरल हो जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला पोर्शन सुपीरियर, नीचे वाला पोर्शन पोस्टीरियर, सामने वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। ठीक है, सॉरी, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, आगे वाला इंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, बीच वाला मीडियल, साइड में मिडलाइन से दूर वाला लैटरल। ठीक है, सेम साइड पे अगर दो स्ट्रक्चर की बात किया तो इप्सिलैटरल, अपोजिट साइड के दो स्ट्रक्चर्स की बात किया तो कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है, सो बेसिकली दीज ऑल आर द टर्म्स, दीज ऑल आर द टर्म्स। ठीक है, अब मान लो सुपरफिशियल, अगर बॉडी के सरफेस से पास है। ठीक है, सुपरफिशियल कब होगा, सुपरफिशियल तब होगा, सुपरफिशियल इन केस जब क्या होगा, इन केस व्हेन बेसिकली इट इज टूवर्ड बॉडी, टूवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी, टूवर्ड्स सरफेस ऑफ बॉडी, टूवर्ड्स सरफेस ऑफ बॉडी। और डीप की बात कर लेते हैं, सो डीप कब होगा, डीप कब होगा, जब अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी होगा। डीप होगा अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस, फ्रॉम बॉडी सरफेस। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं। ठीक है, इसको पूरा लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं। इसको पूरा लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग आगे प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके, चलो 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 चलो, ये हो गया। चलो, ठीक है, चलो अब हम लोग प्लेन्स की बात कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में कितने प्लेन्स और सेक्शंस हैं। ठीक है, प्लेन्स, प्लेन्स, ठीक है,
प्लेन्स का मतलब है कि हम लोग बॉडी को किस किस सेक्शन में, किस किस पार्ट में काट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ऊपर से नीचे वाले प्लेन की बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा सैजिटल प्लेन, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले होते हैं हमारे सैजिटल प्लेन। अब सैजिटल प्लेन की बात कर लेंगे बच्चा अगर हम लोग, तो सैजिटल प्लेन में ही हम लोग मिड सैजिटल की बात कर लेते हैं, पैरासैजिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिड सैजिटल की बात कर लेते हैं, ठीक। फिर पैरासैजिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैजिटल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ काटना, या वर्टिकल कटिंग करना, ठीक है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को कि जैसे कि मिड सैजिटल का मतलब जब हम लोग मीडियल रीजन से बॉडी को काटेंगे, ठीक है, या मीडियल रीजन से बॉडी को कट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। मीडियल रीजन से जब बॉडी को काटेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मिड सैजिटल वाला रीजन हो जाएगा। पैरासैजिटल वाला रीजन हो जाएगा, पैरासैजिटल वाला रीजन हो जाएगा जब हम लोग ओके, ठीक है, ओके, अच्छा। मिड लाइन, ये मैंने पहले बता दिया कि मिड सैजिटल कौन सा होगा, जब मीडियल लाइन से दो इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड कर रहा होगा। पैरासैजिटल में दो पार्ट में तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इक्वल हाफ्स नहीं होगा। मान लो इतना पोर्शन काट लिया हमने, इतना पोर्शन काट लिया, तो ये हमारा होगा पैरासैजिटल प्लेन। क्या होगा बच्चा? ये होगा हमारा पैरासैजिटल प्लेन। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं। फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं। फ्रंटल प्लेन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। आप जैसे कि ऐसे खड़े हो जाओ, इस तरीके से खड़े हो जाओ, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है ना, इस तरीके से बेसिकली काट रहा है, इस तरीके से काट रहा है। तो इधर से जब काटा हमने, तो ये जो हमारा आगे वाला पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया, और जो हमारा पीछे वाला पोर्शन था, ये जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है, ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, मतलब पीछे वाला। तो इस तरीके से जब कट करेंगे ना, ये वाला जो हमारा एंगल होगा, ये हमारा फ्रंटल जो है, फ्रंटल प्लेन कहेंगे इसको हम लोग, या फ्रंटल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसवर्स की बात करते हैं, तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारा ये इस तरीके से होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने अपर हाफ अलग कर दिया और लोअर हाफ अलग कर दिया, ठीक है। अब ऑब्लिक प्लेन की बात करें, सो ऑब्लिक प्लेन का मतलब होता है कि सैजिटल और ट्रांसवर्स प्लेन से हम लोग किस एंगल पर कट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्लिक प्लेन, ये हो जाता है हमारा ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन की मैंने बताया आपको कि यहां पर लिख लो, ये हो जाता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। अरे ये तो चलो खत्म हो गया, ठीक है। आई होप सो बच्चों आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा होम्योस्टैसिस के बारे में, होम्योस्टैसिस के बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ाई किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, रीजनल नेम्स के बारे में किया, और फिर हम लोगों ने डिफरेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करी है। साथ ही साथ हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में भी बात की है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत समझो बात को, आप लोग का बहुत कमेंट रहता है सर मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज कि हमारी जो टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रीन है ना, वो मेरे जस्ट सामने नहीं है, वो बैकवर्ड्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपके चैट्स मुझे दिखते नहीं है। बट एज फार एज फॉलोज कि 2-3 लाइव्स के बाद ना ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर हम आज के लेक्चर को, आज के प्रीमियर को या आज के लाइव को हम लोग एंड करते हैं। और एंड के साथ ही साथ मैं बोलना नहीं भूलूंगा
प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कॉन्सेप्टो फार्मा, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल हमको जो है 1000 सब्सक्राइबर एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, ठीक है। तब तक के लिए दिस साइड में प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज।